घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज़ का बुलेटिन दुनियादारी है। दुनिया भर में क्या हो रहा है तफसील से बताऊंगा, लेकिन पहले एक ज़रूरी सूचना खास आप दर्शकों के लिए। लल्लन टॉप एक नया पिटारा खोलने जा रहा है। क्या है इसमें होगा चुनावी सिनेमा, किस पिंड का, मैकडी और वॉशिंगटन डीसी वाला, डोनाल्ड डक और डोनाल्ड ट्रंप वाला, आईफोन और माइक्रोसॉफ्ट वाला, हॉलीवुड की धांसू फिल्मों और लॉस वेगस की बाजियों वाला। होगी सपनों वाले मुल्क अमेरिका की जमीनी कवरेज, वो देश जहां का लोकतंत्र सबसे पुराना है। बात होगी वहां के इलेक्शन की, उस धरती पर रहने वालों की, उनकी कहानी, उन्हीं की जबानी। अमेरिकी चुनाव का पूरा दिया पांचा और सारी बारीकियां आपको मिलेंगी हमारी स्पेशल सीरीज पोटस में अगले हफ्ते से सिर्फ लल्लन टॉप पर। पहले तो ये बताएंगे विस्तार से कि इस चुनाव को समझना कैसे है, और फिर अपने एक संपादकीय सहयोगी के जरिए अमेरिका से आपको वहाँ की सियासत का हाल बताएंगे, क्योंकि दुनियादारी में हमारा प्रॉमिस रहता है कि हम आपको दुनिया के प्रति ज़्यादा जागरूक बनाएंगे। वैसे सच्ची मुच्ची की बात बताऊं, अब जब इंटरनेशनल वाला पन्ना खोलता हूं ना तो चौड़ में रहता हूं, क्योंकि दुनियादारी की वजह से बहुत सारी खबरें पता होती हैं। तो कोई तस्वीर, कोई छोटी कोई बड़ी खबर सामने आती है तो ऐसे भौचक सा चेहरा नहीं बनता है। शुरू करें आज का दुनियादारी। आज बात एक चुनाव की जिसके नतीजे आए तो जीतने वाले व्यक्ति को इस्तीफा देना पड़ा। बवाल का ये आलम कि प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के दफ्तरों पर कब्जा कर लिया, और राजनीतिक शून्यता ऐसी कि देश की जनता को यही नहीं पता कि उनका प्रधानमंत्री कौन है। और सबसे दिलचस्प बात, प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद से देश के राष्ट्रपति का कोई अता पता ही नहीं है। यह सब हो रहा है मध्य एशिया के देश किर्गिस्तान में। यहां पिछले 5 दिनों से जनता सड़कों पर है। वजह, इस साल के संसदीय चुनाव। रविवार 4 अक्टूबर को वोटिंग हुई। चर्चा थी कि इस चुनाव से देश का राजनीतिक चरित्र बदल जाएगा। लोगों को उम्मीद थी कि देश के हालात बदलेंगे। राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव ने भी इसकी पुष्टि की। वोट डालने के बाद बोले कि हर एक पार्टी को बराबर और निष्पक्ष मौके दिए गए, इसलिए इस बार सभी पार्टियों की चुनौतियां बढ़ी हुई हैं। लेकिन उस शाम जब नतीजे आए तो कुछ और ही कहानी सामने आई। कुल 16 पार्टियां मैदान में थी। 12 पार्टियों को एक भी सीट नहीं। जिन 4 पार्टियों ने जीत दर्ज की उनमें से 3 राष्ट्रपति जीनबेकोव की पिछलग्गू। नतीजों का ऐलान होते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। वोटों की खरीद फरोख्त और नतीजों में घपलेबाजी को लेकर ये प्रदर्शन हुए। वोट के लिए पैसे देने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी होने लगे। इसके बाद 11 नाराज पार्टियों ने नतीजा मानने से इनकार कर दिया। उनके समर्थकों ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हंगामा खड़ा कर दिया। जल्दी ये प्रोटेस्ट हिंसक हो गए। पुलिस के साथ भिड़ंत होने लगी। इसमें जब 19 साल के एक लड़के की मौत हुई, 600 से ज्यादा लोग घायल हुए, तो लोग और भड़क गए। विरोध भी बढ़ गया और इसे देखकर चुनाव आयोग ने नतीजे रद्द कर दिए। प्रधानमंत्री कुबाबेक बोरोनोव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी रुके नहीं। उन्होंने किर्गिस्तान के व्हाइट हाउस पर कब्जा कर लिया, जमकर तोड़फोड़ की। इस इमारत में देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का दफ्तर है। किर्गिस्तान के 29 सालों के इतिहास में यह तीसरा मौका है जब जनता चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरह से प्रदर्शन कर रही हो। 2005 और 2010 में हुई क्रांतियों में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। किर्गिस्तान, जो 1991 में सोवियत संघ से अलग हुआ, एक अपनी पहचान वाला देश बना। उम्मीद जताई जा रही थी कि इससे लोगों की गरीबी मिटेगी, देश में लोकतंत्र आएगा और संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2005 और 2010 की क्रांति के बाद भी हालात वही रहे। कोरोना महामारी के दौर में स्थिति और बदतर हो गई। लोगों की आर्थिक हालत खराब हो गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसके खिलाफ बोलना भी शुरू किया। जनता एक अदद बदलाव की दरकार में थी, लेकिन चुनाव के नतीजों ने उसकी चाहत पर पानी फेर दिया और इससे गुस्सा फूटा। विपक्षी पार्टियों ने इस गुस्से की आग भड़काई। अब ये आग बेकाबू हो चुकी है, ऐसा टिप्पणीकार मानते हैं। क्या प्रोटेस्ट से स्थिति बेहतर हुई? क्या जरूरी बदलाव आया? कतई नहीं। किर्गिस्तान में इस समय भीड़ का शासन चल रहा है। जिसके पास जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। अलग अलग गुट बन गए हैं जो अपनी पसंद का काम कर रहे हैं। गुंडे मवालियों की चांदी है, वो घरों और दुकानों में लूट मचा रहे हैं।
रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों ने शांति दल बनाए ताकि अपराधियों से सुरक्षित रहा जा सके। जनता मॉल, बाजार और दुकानों की पहरेदारी कर रही है ताकि जरूरी सामान की किल्लत ना हो। कुछ गिरोह ऐसे भी हैं जिन्होंने बाजार पर कब्जे के बजाय तेल के कुओं पर कब्जा किया। एक गुट ने तो अपने नेता सेदिर ज़ारापोव को जेल से ही छुड़ा लिया। ज़ारापोव सांसद रह चुके हैं, किडनैपिंग के आरोप में 10 साल की सजा काट रहे थे। एक और गुट, उसने पूर्व राष्ट्रपति अल्मज़बेक अतमबाएव को जेल से निकाला। अतमबाएव भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद थे। और ये सिर्फ 2 उदाहरण नहीं है, निर्वासन झेल रहे कई कुख्यात नेता भी वापस लौट आए और अपने समर्थकों के साथ रैलियां करने लगे। किर्गिस्तान एक अखाड़े में तब्दील हो गया है जहां कोई रेफरी नहीं है, हर पहलवान ताकत आजमा रहा है और दूसरे को चित्त करने की फिराक में है। सबकी चाह प्रधानमंत्री की कुर्सी। प्रधानमंत्री के पद के लिए क्या खेल चल रहे हैं, इसकी एक बानगी देखिए। 6 अक्टूबर को 35 सांसद एक होटल में इकट्ठा हुए। बंद दरवाजे के पीछे मीटिंग हुई। फिर उन्होंने सेदिर ज़ारापोव को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। भीड़ को इसकी खबर मिली, भीड़ होटल पहुंची, उत्पात मचाने लगी। सेदिर ज़ारापोव को पिछले दरवाजे से निकलकर भागना पड़ा। अगले दिन एक दूसरा गुट आया, उसने नया प्रधानमंत्री चुन लिया, फिर तीसरा। अलग अलग गुट, अलग अलग प्रधानमंत्री, सब अपनी अपनी कहने में व्यस्त। किर्गिस्तान को लेकर विदेशी मीडिया में चुटकुला ट्रेंड में आ गया है कि अगर यही हाल रहे तो किर्गिस्तान रोजाना कैलेंडर के नए दिन की तरह नया प्रधानमंत्री देख सकता है। रोजाना हो रही इन नियुक्तियों की वैधता कितनी है, ये सवाल मन में आ सकता है। 0। किर्गिस्तान के संविधान के मुताबिक बहुमत हासिल करने वाली पार्टी या गठबंधन को पहले अपना नेता नॉमिनेट करना होता है, फिर उस पर संसद में वोटिंग होती है। वोटिंग के दौरान कम से कम 61 सांसदों का उपस्थित होना जरूरी है। संसद का यह सेशन मीडिया और पब्लिक के लिए खुला भी रहता है, लेकिन किर्गिस्तान में ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा। एक ड्रामा चल रहा है बिना किसी नियम के, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि राष्ट्रपति महोदय गायब हैं। कहां हैं वो? प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद से पब्लिक के सामने नहीं आए। उनकी लोकेशन का किसी को पता नहीं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति जीनबेकोव रूस में शरण लेने की तैयारी कर रहे हैं। शुक्रवार 9 अक्टूबर को उनका बयान आया। जीनबेकोव ने कहा कि जैसे ही नई कैबिनेट बन जाएगी वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इससे पहले जीनबेकोव पूरे प्रोटेस्ट को साजिश बता रहे थे। कह रहे थे कि सारा झगड़ा मुझे पद से हटाने को लेकर है। आपने राष्ट्रपति का इस्तीफे का कॉल सुना, दावा सुना, लेकिन सत्यता यह है कि 9 अक्टूबर को उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब उनके तेवर ढीले पड़ गए हैं। ये तो किर्गिस्तान की अंदरूनी स्थिति थी। ये किसके बॉर्डर पर है? चीन के बॉर्डर पर है और रूस की इसमें दिलचस्पी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनका देश इस पर नजर बनाए है, सभी पक्षों के संपर्क में है। रूस ने कहा कि हम किर्गिस्तान को संकट से उबारने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। हमने आपको बताया कि ये सोवियत संघ का हिस्सा था। इससे पहले रूस बेलारूस और अजरबैजान आर्मेनिया में चल रहे संकट से भी निपटने में एक फैक्टर बना हुआ है, पार्टी बना हुआ है। किर्गिस्तान एक नया सरदर्द है। कई लोगों ने यह भी कहा कि किर्गिस्तान में इस असंतोष के उभरने से और रूस के दखल से चीन भी चौकन्ना हो रखा है। सब रास्तों पर अंधेरा है, क्या रोशनी भी कहीं है? इसका एक उपाय है, संसद का एक असाधारण सत्र बुलाया जाए। जानकार कहते हैं कि इस सेशन में कैबिनेट की नियुक्ति हो, राष्ट्रपति को पद छोड़ने के लिए कहा जाए। अगर राष्ट्रपति सीधे पद न छोड़ें तो महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो और तब तक संसद के स्पीकर को कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करने दिया जाए। नए इलेक्शन का रास्ता साफ हो, तभी किर्गिस्तान को वापस पटरी पर लाया जा सकता है। लेकिन ये उपाय एक सवाल पर जाकर अटक चुका है कि बिल्ली के गले में आखिर घंटी कौन बांधे? बिखर चुके देश को एकजुट कौन करे? सभी गुटों को एक साथ कौन बिठाए? फिलवक्त देश में ऐसा कोई नेता नजर नहीं आता जिसकी बात हर एक गुट मान ले, और ऐसे में सिविल वॉर का खतरा मंडराने लगा है। यह था आज का दुनियादारी का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी अमेरिका से। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI, उसने किडनैपिंग के एक प्लॉट का भंडाफोड़ किया है। बहुत हाई प्रोफाइल अपहरण। रिपोर्ट के मुताबिक मिशिगन स्टेट की गवर्नर ग्रेशन विटमर का अपहरण करने की साजिश रची जा रही थी। 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। दावा हुआ कि मिशिगन समेत कई राज्यों में सरकार गिराने की साजिश चल रही थी। विटमर डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से देश में कट्टरता बढ़ रही है। किडनैपिंग का प्लॉट उसी का नतीजा है। और ट्रंप, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि विटमर मेरी एहसानमंद होनी चाहिए थी उनको, लेकिन वो मेरे ऊपर
लांछन लगा रही हैं। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। ये माली से है। दिसंबर 2016 में आतंकवादी संगठनों ने एक फ्रांसीसी नागरिक सोफी पेट्रोनिन को किडनैप किया था। अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्वीट कर माली सरकार को शुक्रिया कहा। सोफी को माली के गांव शहर से किडनैप किया गया था। वो बच्चों में कुपोषण की समस्या दूर करने की जंग लड़ रही थी, यानी स्वास्थ्य कर्मी थी। सोफी पेट्रोनिन के साथ 2 इतालवी नागरिक और माली के एक राजनेता को भी छोड़ा गया। और ये रिहाई कैसे हुई, क्यों मान गए वो आतंकी गुट? कैदियों की अदला बदली के कार्यक्रम के तहत माली की सरकार को लगभग 100 जिहादियों को जेल से छोड़ना पड़ा। आपको बता दें कि अगस्त 2020 में माली में तख्ता पलट हुआ था और तब से देश में मिलिट्री जुंटा का शासन चल रहा है। तीसरी सुर्खी गिलगिट बाल्टिस्तान से है। हुंजा घाटी में हजारों की संख्या में लोग इमरान खान सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं, यानी ये पाकिस्तान का मामला है। प्रदर्शनकारी 14 राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग पर अड़े हैं। इसमें बाबा जान जैसे पॉपुलर नेताओं का नाम भी है। 2011 में कथित तौर पर पुलिस ने शेरुल्लाह बेग और उनके बेटे की हत्या की। इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा और तब पुलिस ने प्रोटेस्ट को दबाने के लिए बाबा जान के साथ कई अन्य प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था। 2014 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। उनका कहना था कि मुझे पॉलिटिकल कंस्पिरेसी के तहत फंसाया जा रहा है। ये थी आज की सुर्खियां। अब बढ़ते हैं तारीख की तरफ। आज तारीख है 9 अक्टूबर और इसका संबंध एक क्रांतिकारी की हत्या से है, जिसे पश्चिमी देश आतंकवादी कहते हैं, लेकिन उसी की पहचान के सहारे अरबों खरबों की कमाई करते हैं। कितनी ही पहचानें हैं इसकी। एक मेडिकल स्टूडेंट जो मोटरसाइकिल से घूमने निकला, लोगों की दुर्दशा देखी और बंदूक उठा ली। या एक मिनिस्टर जो चिट्ठी छोड़कर गायब हो गया और फिर मौत की खबर आई और 30 साल बाद उसके शरीर को मुकम्मल ठौर मिला। ये कहानी है अर्नेस्टो गुएरा डी ला सेर्ना की। 14 जून 1928 को अर्जेंटीना के रोसारियो में पैदा हुए। घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल, बचपन से ही साहित्य से परिचय, तो एक इरादा पनपा कि किताबों में लिखी दुनिया को आंखों से भी देखा जाए। स्कूल खत्म हुआ तो मेडिकल में दाखिला लिया और मेडिकल की पढ़ाई खत्म हुई तो अर्नेस्टो ने अपनी दबी इच्छा बाहर निकाली एक मोटरसाइकिल, बांधा अपना सामान और निकल पड़े साउथ अमेरिका महाद्वीप की सड़क यात्रा पर। 9 महीने तक सफर करते रहे। इस दौरान अर्नेस्टो ने लोगों की गरीबी देखी, पूंजीवादी ताकतों का अत्याचार देखा और देखा पैसे के दम पर तख्ता पलट करने का खेल। इस मोटरसाइकिल यात्रा ने अर्नेस्टो की जिंदगी बदल दी। 1954 में वो मैक्सिको पहुंचे, एक अस्पताल में नौकरी करने लगे। मेडिकल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर का काम भी शुरू किया। यहाँ उनकी मुलाकात हुई फिदेल कास्त्रो से। फिदेल क्यूबा के रहने वाले थे। गुरिल्ला साथियों के साथ अपने देश में विद्रोह की तैयारी कर रहे थे, क्यूबन तानाशाह बटिस्टा के खिलाफ। अर्नेस्टो उस गुट में शामिल हो गए और इस दौरान उन्हें नया नाम मिला, चे गुएरा। चे का अर्थ होता है दोस्त या साथी। फिदेल कास्त्रो की क्रांति को मुकाम मिला 1959 के साल में। क्यूबा में बटिस्टा सरकार गिर गई, कम्युनिस्ट सरकार बनने का रास्ता साफ हुआ। चे का रुतबा भी बढ़ा। 1964 में उनको उद्योग मंत्री बना दिया गया। फिर एक दिन चे क्यूबा से गायब हो गए, एक चिट्ठी छोड़कर, जिसमें लिखा था कि क्यूबा की क्रांति सफल हो गई, अब इस विचारधारा को दूसरे देशों में बढ़ाने का समय आ गया है। चे गुएरा कॉन्गो गए, 6 महीने रहे, सफलता नहीं मिली। फिर कॉन्गो से निकलकर बोलीविया पहुंचे। ये उनका आखिरी सफर साबित हुआ। 8 अक्टूबर 1967 को चे गिरफ्तार हो गए। अगले दिन एक स्कूल में उन्हें गोली मार दी गई और लाश को अनजान जगह पर दफन कर दिया गया। 30 साल गुजर गए, तब जाकर उनकी कब्र का पता चला। अक्टूबर 1997 में चे गुएरा को क्यूबा में फिर से दफनाया गया, इस बार पूरे राजकीय सम्मान के साथ। हत्या के वक्त चे गुएरा की उम्र महज 39 साल थी। यह था आज का दुनियादारी। आज विश्व कविता में उनकी बात जो जीके का सवाल बन गई। लुई ग्लक की कविता। लुई अमेरिका की कवित्री हैं। इस साल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। 1943 में न्यूयॉर्क में पैदा हुई। उन्हें ऑटोबायोग्राफिकल पोएट कहा जाता है। इसका मतलब उनकी कविताओं में अक्सर उनके निजी अनुभव शामिल होते हैं। कम उम्र में कविताएं लिखना शुरू कर दिया। चाहती थी कि बड़ी होकर लेखिका बने, लेकिन किशोरावस्था में उन्हें एनोरेक्सिया नर्वोसा नाम की बीमारी हो गई। इसमें मरीज को खाने पीने और वजन बढ़ने से डर लगने लगता है। ये डर कई मामलों में इतना बढ़ जाता है कि मरीज का वजन खतरनाक तरीके से कम हो जाता है और खाने को शरीर से बाहर निकालने के लिए खाने के बाद उल्टियां होने लगती हैं। ऐसी मनस्थिति हो जाती है। अपने हाई स्कूल के दिनों में उन्होंने साइको एनालिटिक उपचार लेना शुरू किया, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। एक जगह वो लिखती हैं कि मैं समझ गई थी कि वक्त आने पर मेरी मौत हो जाएगी।
लेकिन इससे भी ज़्यादा मजबूत मेरा इरादा था कि मुझे नहीं मरना। अगले 17 वर्षों तक उनका इलाज चला और आज उनके इरादे और उनकी कविताओं का फल उन्हें नोबेल पुरस्कार के रूप में मिला। सुनिए उनकी कविता एक फंतासी, जिसका हिंदी में अनुवाद किया कवि मंगलेश डबराल ने। मैं आपको कुछ बताती हूँ। हर दिन लोग मर रहे हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। हर दिन अंत्येष्टि स्थलों में नई विधवाएं जन्म लेती हैं, नई नई अनाथ। वो दोनों हाथ बांध कर बैठती हैं, नए जीवन के बारे में कुछ तय करने के सवाल पर सोचती हुई। फिर वे कब्रिस्तान जाती हैं, कुछ तो पहली बार। उन्हें रोने से डर लगता है, कभी रुलाई ना आने से। फिर कोई उनकी तरफ झुकता है, उन्हें बताता है कि आगे क्या करना है, जिसका मतलब हो सकता है कुछ शब्द कहना, कभी खुली हुई कब्र में मिट्टी डालना। और उसके बाद सभी घर लौटते हैं, जो अचानक मातम पुरसी करने वालों से भर गया है। विधवा सोफे पर बैठ जाती है, एकदम धीर गंभीर। लोग एक एक कर उससे मिलने के लिए आगे आते हैं, कभी उसका हाथ थामते हैं, कभी गले लगाते हैं। उसके पास कहने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। वो उन्हें शुक्रिया कहती है, आने के लिए शुक्रिया। मन ही मन वो चाहती है कि वे चले जाएं। वो लौटना चाहती है कब्रिस्तान में, बीमारी वाले कमरे में, अस्पताल में। वो जानती है कि यह संभव नहीं है, लेकिन वही उसकी अकेली उम्मीद है। पीछे लौटने की इच्छा, थोड़ा सा ही पीछे, बहुत पीछे विवाह और पहले चुम्बन तक नहीं। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।